रिकॉर्ड नहीं हुआ। चलो अब आते हैं वापस। अब आते हैं भाई। देखो, बबल सॉर्ट के अंदर तुम लोगों को ये तो पता है ना कि हमारे पास हमेशा एक सीरीज ऑफ नंबर होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ऐसे होगा नहीं, जाहिर सी बात है, वरना करनी क्यों होगी। तो हमेशा याद रखना कि जिस भी दो वैल्यूज को कंपेयर किया जा रहा होता है तो एक हमारे पास काउंटर होता है और एक होता है काउंटर प्लस वन। दोनों को कंपेयर किया जा रहा होता है कि क्या इससे लेस है या नहीं। इफ है तो एक टेम्प नाम का वेरिएबल होता है, उसको जो है क्या दी जाती है, काउंटर की वैल्यू थोड़ी देर के लिए। सही है। फिर काउंटर प्लस वन की वैल्यू काउंटर को दी जाती है और फिर टेम्प की जो वैल्यू होती है वो काउंटर प्लस वन को दी जाती है। सही है। तो इस तरीके से हमारा जो है ना बबल सॉर्ट चलता है, और जैसे ही बबल सॉर्ट हो जाता है तो हमारे पास स्वैप ट्रू हो जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब हम इसको जल्दी से इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे एक नए सिरे से। देखो, हमारे पास जो एफ है ना, एफ स्टैंड्स फॉर द फ्लैग। और फ्लैग स्वैप के लिए, स्वैप की जगह पे फ्लैग फ्लैग यूज हो रहा है। फ्लैग वन होने का मतलब है कि स्वैप हो गया, फ्लैग जीरो होने का मतलब है कि स्वैप नहीं हुआ। बस इतना याद रखना। अब मान लो कि अब जब हम दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होंगे ना, पहले इसको और इसको कर रहे होंगे, तो ये सी होगा हमारे लिए और ये सी प्लस वन होगा। फिर जब हम इन दोनों को बजाय इन दोनों को कर रहे होंगे तो ये सी होगा और ये सी प्लस वन होगा, एंड सो ऑन। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए चलते हैं। हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया, इनिशियली हमारा जो फ्लैग है वो जीरो है। सही है, फ्लैग इज जीरो, इसका मतलब है कि स्वैप फॉल्स है। काउंटर है वन, काउंटर को वन कर दिया। अब हमने कहा कि काउंटर और काउंटर प्लस वन को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि एक्स वन और एक्स टू को। तो क्या टेन जो है वो लेस देन वन है? नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब बबल सॉर्टिंग हमारी कंप्लीट होगी ना तो होगा ये कि वन यहाँ पे आ जाएगा और टेन यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेरी वाले जगह पे जो चीज जाएगी वो काउंटर वाली वैल्यू जाएगी। तो काउंटर की वैल्यू क्या है? टेन है। तो हमने टेम्प में फॉरन टेन दे दिया। सही है। और जैसे ही हमने टेम्प के अंदर टेन रखा, अच्छा मान लो कि भाई जो बाकी वैल्यूज है ना वो हमने एज इट इज रखनी। ये है फाइव है, सेवन है, इलेवन है, ये हमने एज इट इज रखे। इनका हमें कोई काम अभी नहीं है क्योंकि हमने जिन दो को कंपेयर करना था ना, अब वो असेंडिंग ऑर्डर में जाते हुए दो वैल्यूज अपनी सही पोजीशन पे पहुंच चुकी हैं। अब मुझे बताओ क्या ये बात सही है, समझ में आई है यहाँ तक जो मैंने अभी बोला है? हाँ या ना? जी। ठीक जी हो गया। सर। सही है। अब देखो, जैसे ही ये वाला मामला सही हुआ तो हमारे पास फ्लैग हो गया वन, यानी कि स्वैप हो गया। तो अब हमने फ्लैग को वन कर दिया और उसी के फौरन बाद जो है ये देखो, ये है काउंटर प्लस वन। तो काउंटर की वैल्यू हो गई टू। ठीक है। अब ये जो दो वैल्यूज चल रही है ना हमारे पास, यानी कि हमारे पास चल रही है हाँ, अब जब हम इसको रिपीट करेंगे कि इस काउंटर इज लेस देन काउंटर प्लस वन, तो इसका मतलब अब ये होगा कि हम सर। इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, यानी एक्स टू और एक्स थ्री की बात कर रहे हैं। सही है। कि टेन जो है वो लेस देन फाइव है या नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई फाइव इस पोजीशन पे आना चाह रहा है और टेन इस पोजीशन पे आना चाह रहा है, यही मतलब है ना इस बात का। तो इसका अगेन सर मतलब ये जो हुआ कि एक्स सी दिया हुआ है, हाँ, इसमें जो एक्स सी दिया हुआ है वो कौन सी वैल्यू है? वो काउंटर प्लस वन है ना। अब नेक्स्ट आइटरेशन में वो काउंटर प्लस वन बन गया, क्योंकि अब सर काउंटर। आपने पिछली क्लास में जीरो और वन पर स्वैप नहीं किया था, आपने वन और टू पर पहला स्वैप किया था। हाँ, तो तो अभी आपने जीरो और वन पे स्वैप कर दिए, वन और टेन को। नहीं, पहले भी हमने यही किया हुआ था ना, पहले एफ जीरो था फिर नहीं, वन था काउंटर। पहले आपने वन और टू पर स्वैप किया था और फिर वन और थ्री पर हमने फाइव और टेन वाला स्वैप किया था। अच्छा सही है, लेकिन अभी की जो बात है वो यही है कि अब आप चेक करें ना कि अब फाइव इस प्लेस पे आना चाह रहा है और टेन उस प्लेस पे जाना चाह रहा है, यानी स्वैपिंग तो यही होगी ना। क्योंकि अब देखो ना, जब हम बबल सॉर्टिंग कर रहे होंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में जाते हुए वन यहाँ पे आएगा, फिर फाइव आएगा, फिर टेन आएगा, और अभी हमने इन दोनों को कंपेयर नहीं किया तो अभी ये अपनी अपनी जगह पे चलेंगे। तो अगर फाइव यहाँ पे वापस आना चाह रहा है इस पोजीशन पे और टेन यहाँ पे आना चाह रहा है, तो इसका मतलब है कि अगेन जो काउंटर की वैल्यू है वो टेन ही है। ये समझाना चाह रहा हूं। तो काउंटर अगेन अगर टेन है तो टेम्प में टेन ही आएगा, क्योंकि टेन ही वहां पे स्टोर हुआ है टेम्परेरीली, और फाइव वहां गया है और फिर टेन जो है वो काउंटर प्लस वन की वैल्यू पे आया है। तो जैसे ही ये मामला पूरा हुआ तो हमारे पास फिर क्या हुआ कि फ्लैग जो है वो अगेन वन हो गया। फ्लैग वन होने का मतलब क्या है कि स्वैप हो गया है। और जैसे ही फ्लैग वन हुआ तो अगेन अब काउंटर इंक्रीमेंट होके हो गया थ्री।
और अब जब 3 हो गया तो इसका मतलब है कि अब हम x3 और x4 को कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें x3 जो है अब वो काउंटर है और x4 जो है वो काउंटर प्लस 1 है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर हम 3 और 4 को कंपेयर कर रहे हैं तो अब हम 10 और 7 को कंपेयर कर रहे हैं। तो जाहिरी बात है असेंडिंग ऑर्डर में जाते हुए 7 इस प्लेस पे आएगा और 10 इस प्लेस पे आएगा, है ना भाई। तो चलो, हमने 7 को इस प्लेस पे रखा और 10 को इस प्लेस पे रखा। तो अगेन अब देखो कि क्योंकि 10 वहां पे गया है तो काउंटर की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेरी में अगेन जो वैल्यू स्टोर हुई है वो 10 हुई है। और बाकी वैल्यूज अगर हम देखें तो अब वो अपनी असेंडिंग ऑर्डर में चलती हुई आ रही है, 1, 5, 7, 10, और अभी 11 को अभी हमने कंपेयर नहीं किया है, उसको अभी करना बाकी है। अब जैसे ही ये मामला हुआ तो फ्लैग फिर से 1 हो गया क्योंकि स्वैप हुआ था। काउंटर हो गया हमारे पास 4। अब जब हमने काउंटर को 4 कर दिया और दोबारा अब यहाँ पे डिसीजन पे आए और हमने कहा कि क्या अब हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, देखो अब हम कंपेयर कर रहे हैं x4 और x5 को। लेकिन जब हम इनको कंपेयर करने पे आएंगे तो हमें ये दिखाई देगा कि x4 और x5 में ये डिसीजन नो पे नहीं जा रही बल्कि यस पे जा रही है। देखो, नो पे नहीं जा रही, क्योंकि अब 10 और 11 में जैसे हम ये जज करेंगे कि क्या 10 लेस देन 11 है, तो यस 11 से लेस है। तो अगर 11 से लेस है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। अब हम फिर कुछ भी नहीं कर सकते, अब हम सिर्फ डायरेक्टली क्या करेंगे कि अब समझ लो कि इस काउंटर के ये वाली जो आइट्रेशन चल रही है ना, इसमें अब सारी वैल्यूज अपनी सही पोजीशन पे मौजूद हैं, तो देयर इज नो नीड टू राइट एनी टेम्प वैल्यू इन इट। बस हम करेंगे ये कि फ्लैग हमारे पास जो है वो हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा, और काउंटर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो, है क्या नहीं। अब आप इस वाले फ्लो चार्ट पे आओ, वो कह रहा है कि इस काउंटर इक्वल टू 5। अब उसने जैसे ही यहाँ पे जज किया कि काउंटर 5 हो गया तो यस, यस के आगे नीचे जाएगा इज एफ इक्वल टू 0। तो एफ इक्वल टू 0, सॉरी, एफ इक्वल टू 0 अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा क्योंकि अभी हमने स्वैपिंग की ही नहीं है। तो स्वैपिंग होती है या नहीं होती उस पे जज होता है, स्वैपिंग हुई नहीं तो एफ इक्वल टू 0 नहीं होगा। अभी नो पे आओ और ऊपर पहुंच जाओ। अब ये काउंटर को रीसेट कर देगा यहाँ पे। कैसे करेगा, एफ को अगेन एक वैल्यू उसने दी है 0 और काउंटर को अगेन एक वैल्यू दी है 1। अब देखो, अब यहाँ पे एफ हो गया 0, काउंटर हो गया 1। अब ये दोबारा से चलना शुरू होगा और ये सारी इस कंडीशन को जज करेगा कि क्या काउंट, अब देखो अब अगेन ये पहले वाले काउंटर को जज कर रहा है यानी कि x1 और x2 को। अब मुझे बताओ कि क्या x1 और x2 में कोई भी स्वैपिंग होगी, होगी या नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं तो होगी, कोई बिल्कुल स्वैपिंग नहीं नहीं होगी, होगी। सिर्फ नंबर्स बढ़ते जाएंगे और F1 होता जाएगा। हाँ एग्जैक्टली exactly। नहीं F1 नहीं होगा ना, F1 क्यों होगा, अब एफ स्वैपिंग हो ही नहीं जीरो रही होगा, है। सॉरी F0। हाँ F0 हो जाएगा। तो भाई काउंटर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, पूरा चल गया। लेकिन अब कुछ भी स्वैप नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एवरी अदर एलिमेंट इज इन द राइट ऑर्डर। तो फिर हमारे पास क्या होगा कि अब देखो, क्योंकि अब एफ इनिशियलाइज हुआ है 0 से और एफ एक दफा भी चेंज नहीं हुआ, तो जब अब हम फ्लो चार्ट में नीचे उतरेंगे ना, जब सी इक्वल टू 5 करेक्ट हो जाएगा और नीचे उतरेंगे तो एफ इक्वल टू 0 है, वो बोलेगा यस, क्योंकि अब एफ एक दफा भी चेंज नहीं हुआ था, 0 ही रहा। एफ इक्वल टू 0 है, यस, तो स्टॉप। इस तरह से हमारा ये वाला जो ट्रेस टेबल है वो यहाँ पे आके खुद ही फुल स्टॉप हो जाएगा। और हमारे पास टेम्प में 3 बार 10 आया है और बाकी हमने जो भी अरेंजमेंट की थी वो हमने यहाँ पे कर ली है। अब मुझे बताओ क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आई है, नहीं आ नहीं गई आई। है। आ गई है किंजा, सर, ये इतना कंफ्यूजिंग है। जी कंफ्यूजिंग जी है। आ गई है, मैंने तो पूरा सॉल्व भी कर लिया आपके बोलने से पहले। ओके, अच्छा फरहीन, तो अगर ये आपको कंफ्यूजिंग हो रहा है ना तो क्लास के बाद फिर आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, सही है, इसको हम थोड़ा सा और देख लेंगे आपके साथ, सही है। अभी हम आगे चलते हैं अगले सवाल पे। और अगर इंडिविजुअली किसी को किसी सवाल में वाकई में कंफ्यूजन हो रही हो ना तो वो मुझसे बाद में क्लास के डिस्कस कर लिया करे, मैं उसको जवाब दे दूंगा, सही है। फरहीन आपके साथ फिर हम ये मामला रखते हैं अभी। अब ये कह रहे हैं कि पार्ट नंबर बी पे आओ, पार्ट बी पे आओ। कह रहे हैं कि डिस्क्राइब व्हाट द एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लो चार्ट इज डूइंग। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर है,
तो इसका मतलब है कि एक लाइन या एक चीज लिखना काफी नहीं होगी। अगर आप लोगों ने डायरेक्टली ये लिखा कि भाई यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज जो हो रही है वो बबल सॉर्ट एल्गोरिदम हो रहा है, बबल सॉर्टिंग हो रही है, तो स्वैपिंग एक ऑफ नंबर मिलेगा। एल्गोरिथम, स्वैपिंग मुझे वैल्यू। नहीं, बबल सॉर्ट एल्गोरिदम में स्वैपिंग ही होती है ना, तो ये एक बात हो गई। लेकिन हमें दो नंबर चाहिए, दो नंबर चाहिए, तो आप लिखें इन। ये असेंडिंग में असेंडिंग उसको ऑर्डर। कर रहा है। हाँ, ये बात। तो ये दो बातें हो जाएंगी, क्योंकि मैंने कहा ना बबल सॉर्टिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में हो सकती जरूर है। तो इस वजह से हमें ये दोनों बातें मेंशन कर देंगे। सही है भाई, आ गया हो। अच्छा सर जी। मुझे ये पूछना था कि जैसे हाँ हाँ। ये तो बिल्कुल लाइन से था ना, अगर ऐसा जी। होता कि नंबर आगे पीछे होते, कि हम्म। आखिरी वाला अगर छोटा नंबर होता, 1 से तो 0 हो एक जाता, दफा तो हम नहीं, लोग तो को एक के पास स्वैपिंग करनी पड़ती ना। मिसाल के तौर पे आप कह रही हैं कि X5 में हमारे पास कोई छोटा नंबर होता। नहीं नहीं, x3, जैसे x3 है वो हमारा हाँ हाँ 0 होता, फॉर एग्जाम्पल ये x7 हाँ। हमारा 0 होता, तो हमें ये बिल्कुल। पूरी स्वैपिंग दोबारा करनी पड़ती ना। हाँ, दोबारा नहीं नहीं, देखें वो जीरो अपनी अपनी ओरिजिनल फर्स्ट प्लेस पे आ चुका होता ना, क्योंकि जैसे ही जीरो वाला आता हमारे पास, तो क्या होता कि एक आइट्रेशन में आपने पढ़ा होगा ना कि जब हम दो दो लूप्स यूज करते हैं, लूप विद इन अ लूप फॉर बबल सॉर्टिंग, तो हाँ। इनर आइट्रेशन की जो एक दफा पूरी चलती है ना सीरीज, उसमें कोई एक वैल्यू अपनी सही जगह पे पहुंचती है। तो इसका मतलब है कि आउटर अच्छा। लूप 5 दफा चलता, और इनर लूप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 25 टाइम्स चलता। तो जैसे ही जीरो वाले हम वो प्लेस पे पहुंचते ना, तो हमारा जीरो ओरिजिनल फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका हुआ होता है, जैसे ही जीरो के कॉलम वाली आइट्रेशन चल रही होती उसी टाइम पे। और अगर ऐसा होता भी तो मैं बता देता आपको कि कैसे होगा, लेकिन अमूमन ऐसा आएगा नहीं। हाँ, अगर आप ये कह रही हैं कि लास्ट वाले कॉलम के अंदर हमारे पास छोटी वैल्यू होती ना, तो होता क्या कि एक दफा और होता, और फिर वो आउटर लूप चलता, तो जब दोबारा काउंटर रीसेट हुआ था ना, तो उसमें दोबारा से हमारे पास क्या नहीं, होती। एक दफा तो नहीं था, फॉर एग्जाम्पल 11 की जगह, फॉर एग्जाम्पल अगर 0 होता, 1 से छोटा अगर हम 0 ले, हाँ तो पहले फिर वो 4 पर आता, फिर 4 और जी। 3 दूसरी लूप में कंपेयर होते, फिर वो 3 पर फिर आता, हाँ, फिर वो मैं ये 2 कह रहा हूँ कंपेयर ना, होते, फिर 2, तो इस तरह चलता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर जब वो पूरी आइट्रेशंस कंप्लीट हो चुकी होती ना, अब आउटर लूप की दूसरी आइट्रेशन शुरू होती, तो उसमें फिर एक और सही पोजीशन पे एक नंबर एक और पहुंचता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखें ना, तो हमारे पास ये जो ट्रेस टेबल दिया हुआ है ना, 5 टाइम्स बड़ा ट्रेस टेबल आएगा एग्जाम में, तो जाके इस तरह का सिनेरियो दे सकता है एग्जामिनर। वरना पॉसिबल ही नहीं है ना। हम मतलब एक सवाल पे कितना टाइम देंगे इस तरह तो। क्योंकि जो अगर लास्ट वाले पार्ट में हमारे पास स्मॉलर वैल्यू है, तो वी नीड एटलीस्ट 25 मोर आइट्रेशन। ये बता रहा हूं मैं। तो जाके वो सही प्लेस पे पहुंचेगी। और इतना बड़ा सवाल तो बंदा करते करते ह्यूमन एरर की वजह से ही गलत कर देगा, चाहे वो सही भी कर रहा हो। तो सवाल इस तरह का एग्जामिनर देगा ही नहीं अव्वल तो, फर्स्ट प्लेस में बात ये है। अगर ऐसा कोई सवाल हमें टकराता भी है ना, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, हम तो कर ही रहे हैं। सही है ना भाई, आगे चलें। हाँ भाई, जी किंदा, सही है। जी जी, हो गया, समझ आ चलें गया। भाई, सही है सही है। मुझे तो अभी सोच ये रहा हूँ कि जब हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो हमें कितनी क्लासेस चाहिए होंगी उसको करने के लिए, मैं तो जैसे ये सोच रहा हूँ अभी। बहरहाल, a music streaming service has a new database table named songs। एक database टेबल है। टेबल टेबल क्या होता है भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ एंड कॉलम, जिसमें रॉ जो है वो रिकॉर्ड कहलाती है, और कॉलम जो है वो फील्ड कहलाता है। उसका नाम रखा है उस टेबल का हमने सॉन्ग्स। ओके। और कह रहे हैं कि भाई कुछ चीजें हैं जैसे इस टेबल के अंदर, वो आप यहाँ देख सकते हैं। सॉन्ग नंबर है, एग्जाम्पल देख लो कैसा लिखा है नंबर। सॉन्ग नंबर की एग्जाम्पल चेक करो कि नंबर लिखा कैसा है। सही है, ये याद रखना, किसी वजह से बोल रहा हूँ। टाइटल ऑफ द सॉन्ग है, टाइटल के अंदर वो फील्ड्स हैं, यानी हमारी ये कॉलम्स प्राइमरी हैं। की होगी ना। हाँ नहीं, ये है ना हमारे वो हैं। अब अव्वल अभी बात यह है कि ये हमारी होगी, वन फील्ड्स टू हैं, थ्री यानी कि हमारे प्राइमरी की होगी कॉलम्स ना। हैं। हाँ, प्राइमरी की होगी। ऑथर है, सिंगर, जैनर, जैनरे है, म्यूजिक, मिनट्स है, रिकॉर्डेड है। अब वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द फील्ड दैट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्राइमरी की फॉर दिस टेबल। तो जाहिर बात है, हम सबको पता है कि प्राइमरी की बनाने के लिए सॉन्ग नंबर से ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सॉन्ग नंबर एक ऐसी चीज होगी। क्या हो गया भाई, कहाँ चले गए, एक मिनट। हाँ, क्योंकि सॉन्ग नंबर एक ऐसी चीज होगी जो हर एक उसकी ना यूनिक होगी, हर सॉन्ग की यूनिक होगी, ये लाजमी है। तो सॉन्ग नंबर
इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्राइमरी की। यहां तक किसी को तो कोई इशू नहीं है ना इस बात से, सही है। अब आते हैं अगले सवाल पे, कंप्लीट द टेबल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा टाइप फॉर द फील्ड्स इन सॉन्ग्स। अच्छा ये भी याद रखना कि हम लोगों ने डेटा टाइप्स भी पढ़ी हैं, है ना भाई, डेटा टाइप्स पढ़ी हैं हम लोगों ने, जो हर फील्ड की अलग अलग सेट की जाती हैं। मुझे बताओ सॉन्ग नंबर की क्या टाइप होनी चाहिए, ये अल्फा आप न्यूमेरिक। बताएंगे। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक। हाँ। हम्म, सही, जिसको हम टाइटल की दूसरे स्ट्रिंग। लफ्जों में टेक्स्ट भी कहते हैं और अल्फा न्यूमेरिक भी कहते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर डिफरेंट नाम से आती है, सही है। टाइटल पहले पढ़ो कि टाइटल लिखा हुआ कैसे है। टाइटल लिखा हुआ है द टाइटल ऑफ द सॉन्ग, जो कि एक नाम होगा। टाइटल स्ट्रिंग होगा ना। स्ट्रिंग जो है ना डेटाबेसेस में नहीं होती ना, बल्कि स्ट्रिंग की जगह अगेन अच्छा तो फिर टेक्स्ट या अल्फा टेक्स्ट होगा। न्यूमेरिक, ये सेम, ये एक ही बात है दोनों ना, तो दोनों ही सही है। सही हो रिकॉर्डेड गया। हमारा। रिकॉर्डेड में देखो क्या है, रिकॉर्डेड में उन्होंने चेक करो ऊपर लिखा हुआ क्या है। डेट। हाँ तो एक डेटा टाइप हमारे पास डेटा बेसिस में जो है वो आती है, वो है डेट स्लैश टाइम, है ना भाई, ये वाली डेटा टाइप भी और आती है। मिनट्स वाला हमारा रियल होगा। रियल होगा, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल में 3.75 दिया हुआ है, तो रियल होगा। हाँ भाई, जी, खिजरा, फरहीन, याह्या, अजद, सही है भाई, ठीक है, जी सर सही है। ओके। अब वो कह रहे हैं कि भाई एक्सप्लेन करो द पर्पस ऑफ द स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जिसको हम एसक्यूएल बोलते हैं, कि इन दो चीजों का क्या पर्पस है। एक इन्होंने दिया हुआ है हमें सम, फ्रॉम, वेयर। जहां जहां सॉन्ग नंबर में रॉक आ रहा है ना, तो वो उनको हम्म, उनके मिनट्स टोटल कैलकुलेट कर लेगा। हाँ बिल्कुल, और सम उनके टाइटल बता फ्रॉम देगा कि कितने नंबर ऑफ वेयर, टाइटल्स में आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखो तीन कीवर्ड्स हैं, सम है, फ्रॉम है, वेयर है, जो एसक्यूएल के कीवर्ड्स हैं बेसिकली, जो हम यूज करते हैं, सही है ना। फ्रॉम टेबल को सिलेक्ट करता है, सम क्या करता है, सम कर देता है, ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम करना है मिनट्स को, तो टोटल नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ म्यूजिक आप लिख सकते हैं कि पहला पॉइंटर बन जाएगा ये टोटल नंबर ऑफ मिनट्स। हाँ, मतलब जो भी रॉक सॉन्ग्स होंगे ना, जेनरे जिनका रॉक होगा ना, उनके टोटल नंबर ऑफ मिनट्स को काउंट कर लेगा, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास क्या होगी, काउंट टाइटल। काउंट का मतलब है कि वो काउंटिंग करेगा टाइटल की, यानी कि नाम की, फ्रॉम टेबल से कौन से सॉन्ग्स, वेयर जहां पे जेनरे क्या है रॉक, नंबर ऑफ सॉन्ग्स जिनका जेनरे होगा रॉक, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स जो कि इस जेनरे से बिलोंग करते होंगे वो काउंट कर लेगा। मतलब ये इसमें सम नहीं करेगा, जस्ट काउंटिंग करेगा कि हाउ मेनी सॉन्ग्स ऑफ द रॉक जेनरे आर देयर इन द डेटाबेस। क्या ये बात सही है। टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स ऑफ रॉक। अब आप लोग इसको जेनरे बोलते हैं या जेनर बोलते हैं मुझे नहीं पता भाई, जो भी बोलते हो बस समझ जाना है मैं क्या कह रहा हूँ। सर जॉनरा सही, बोलते हैं। जॉनरा बोलते हैं, अच्छा, सॉरी मैं म्यूजिक जी नहीं सुनता तो मुझे इसलिए पता नहीं है, आई एम सॉरी। अच्छा, आगे आते हैं भाई, इसकी अलाइनमेंट आउट चल रही है सारी, चलो नहीं, ओके भाई। 3 नंबर ये का है, हमने तो 2 पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं 2 नंबर नहीं मिलेंगे। असल में जब आप इसकी मार्किंग स्कीम पढ़ेंगी ना, मार्किंग स्कीम, तो उसमें वो कहेगा कि अगर एक पॉइंट, देखो मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स एक चीज है, ऑफ रॉक जॉनरे जेनरे जो भी है वो एक और चीज है। तो यहां तक एक नंबर है, यहां तक 2 नंबर हो जाएंगे, और ये एक नंबर है। वो अगर मार्किंग स्कीम आप चेक करेंगे ना तो वो इसको इस तरह से करेगा, वरना कहीं कहीं लिखा हुआ भी होता है एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर कि डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर वो यहाँ पे एक पॉइंट पे भी 2 नंबर दे सकता है। क्योंकि कभी कभी होता ही है कि हमें 75 नंबर्स पूरे करने के लिए ना एक आध नंबर कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा देना पड़ रहा होता है किसी सवाल के अंदर, कि वो 75 का बैरियर पूरा क्रॉस नहीं होना चाहिए या उसके विद इन द लिमिट नहीं आनी चाहिए, बस ये होता है।
इस वजह से हम लोग कर रहे होते हैं। तो ये है चीज, सही है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं हमारे पास वेरिएबल्स हैं भाई। अच्छा जी, पी एंड क्यू, दो वेरिएबल्स हैं पी और क्यू। क्या करो भाई इनको, आर यूज टू स्टोर डाटा इन प्रोग्राम, पी स्टोर्स अ स्ट्रिंग, क्यू स्टोर्स अ कैरेक्टर। राइट सूडो कोड स्टेटमेंट्स टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स पी एंड क्यू, स्टोर द वर्ल्ड इन पी एंड डब्ल्यू इन क्यू। कह रहे हैं कि भाई एक सूडो कोड स्टेटमेंट बनाओ जिसमें दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करो, पी और क्यू। चलो भाई करते हैं। हम लोग डिक्लेयर करते हैं, पहले पी को कर लेते हैं, डिक्लेयर करो। सवाल तुम लोगों को समझ में आया क्या कह रहा है ये? कह रहा है दो वेरिएबल्स लो, पी और क्यू। पी जो है वो स्ट्रिंग स्टोर करेगा और क्यू जो है वो एक कैरेक्टर स्टोर करेगा। पी के अंदर स्टोर करा दो द वर्ल्ड और क्यू के अंदर स्टोर करा दो डब्ल्यू। सही है। तो भाई डिक्लेयर करो पी। अब पी क्योंकि एक पूरा सेंटेंस स्टोर कर रहा है तो इसकी डेटा टाइप हमारे पास क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग, है ना भाई। डिक्लेयर करो क्या? क्यू, है ना भाई। डिक्लेयर किया क्यू हमने, इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? चार। करेक्टर। हाँ, कैरेक्टर होनी चाहिए, जिसको हम चार लिखते हैं। कैर बोलता है कोई, चार बोलता है भाई, डिपेंड करता है। अब हमने वैल्यूज देनी है। जैसे हम इनिशियलाइज कराते हैं ना किसी चीज को, वैल्यू देते हैं स्टार्टिंग में ही, तो हम पी को वैल्यू देंगे बैक एरो से। हम कहेंगे पी इज इक्वल्स टू, स्ट्रिंग है हमारे पास द वर्ड। क्यू को देंगे बैक एरो से। क्यू के अंदर हम कहेंगे एक सिंगल कोट में लिखा जाता है कैरेक्टर डब्ल्यू। ये काम किया, दो नंबर मिल गए। अब आया मुश्किल सवाल। इसके बाद क्या है हमारे पास? ओहो, छोड़ो उसको नहीं देख रहे अभी हम। आ जाओ। अब आया थोड़ा सा मुश्किल सवाल। कह रहा है कि राइट अ सूडो कोड एल्गोरिदम टू कन्वर्ट पी टू अपर केस। पहले तो पी को अपर केस में लेके आना है, फिर फाइंड द पोजीशन ऑफ क्यू इन द स्ट्रिंग पी, द फर्स्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इज पोजीशन वन। ओके, स्टोर द पोजीशन ऑफ क्यू इन द वेरिएबल नेम्ड एज पोजीशन। अब मुझे पहले ये बताओ कि सवाल तुम लोगों को समझ में आया क्या कह रहा है या नहीं आया? बोलो जी बच्चों, सवाल पढ़ो, क्या समझ में आया? कह रहे हैं भाई पहला काम तो ये करो कि जो पी है ना, पी जो जिसमें द वर्ल्ड स्टोर हुआ है, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दो, यानी पूरी जो चीजें हैं ना वो अपर केस में आ जाए। लाइब्रेरी रूटीन्स पढ़े थे हमने, याद है? उसके अंदर हम लोग यू केस पढ़ते थे। एक यू केस, यू केस का मतलब होता था अपर केस, चैप्टर नंबर 8। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं यूं लिखूं कि भाई पी बैक एरो इक्वल्स है यू केस ऑफ पी के, तो क्या आप लोग मेरी बात मान लोगे? हाँ। क्या कहते हो, मान लोगे? सही है। उसके बाद स्टोर द पोजीशन ऑफ द क्यू इन द वेरिएबल पोजीशन। कह रहे हैं कि जिस पोजीशन पे तुम्हें किस, उस स्ट्रिंग की जिस पोजीशन पे तुम्हें क्यू की वैल्यू मिल जाए ना, वो पोजीशन सेव कर देना। अब समझो मैं क्या बता रहा हूं, देखो। वो कह रहा है कि द वर्ल्ड लिखा हुआ है, सही है। अब मान लो कि इसका हर लेटर जो है वो एक पोजीशन पे है, 1 2 3, स्पेस भी एक पोजीशन है, सही है। 5 6 7 8 9। अब वो कह रहा है क्यू की क्या पोजीशन है। अब याद रखना, जब वो कह रहा है ना क्यू की क्या पोजीशन है, तो वो ये नहीं कह रहा कि क्यू कहाँ पे लिखा हुआ है, बल्कि वो ये पूछना चाह रहा है कि जो क्यू की वैल्यू है यानी कि डब्ल्यू, वो किस पोजीशन पे है। वो ये पूछना चाह रहा है। डब्ल्यू यहीं से देख के बता दो किस पोजीशन पे है भाई, फिफ्थ, है ना, फिफ्थ पोजीशन पे है। पार्ट सी देखो, पार्ट सी का आंसर यही होना है, 5। एक नंबर मिल गया अभी सही। लेकिन अब ये 5 कैलकुलेट करना है विद द यूज ऑफ सूडो कोड, तो अब ये काम मुश्किल है। वो कह रहे हैं कि भाई जिस पोजीशन पे तुम्हें मिले ना डब्ल्यू, यानी कि मिसाल के तौर पे तुम्हें फिफ्थ पोजीशन मिला, तो इस 5 को स्टोर करवा दो एक वेरिएबल में जिसका नाम है क्या बेटा? पोजीशन।
हाँ भाई, मुश्किल बात है। एक लाइब्रेरी रूटीन है हमारे पास जिसको हम कहते हैं सब स्ट्रिंग। याद है, पढ़ा है? इसके अंदर हमारे पास ना तीन पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर वो होता है कि जिसके अंदर वो स्ट्रिंग लिखी है वो वेरिएबल का नाम लिखो। एक हमारे पास होता है स्टार्ट करने के लिए, और जंप। सही है, और जंप होता है। जबरदस्त। अब मुझे बताओ कि इस सिनेरियो में हमारे पास कौन से वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग लिखा हुआ है? पी के अंदर, तो यहाँ पे पी आएगा। ठीक है। अब क्योंकि पी के अंदर द वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो हमें जो स्टार्ट लेना होगा ना, वो लेना होगा वन से। फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट लेंगे सर्च करने के लिए, और जंप करेंगे एक एक लेटर को। क्यों? देखो, इसलिए कि अगर हमें कोई वर्ड फाइंड करना होता है ना, मिसाल के तौर पे अगर हमें फाइंड करना होता है कि वर्ल्ड कहाँ लिखा है, वर्ल्ड, तो उसमें वर्ल्ड में कितने वर्ड है, लेटर्स हैं, WORLD, पांच है ना। तो हम अगर वर्ल्ड पूरा फाइंड कर रहे होते ना, तो हम यहाँ पे जंप करते 5 लेटर्स। हर आइट्रेशन में 5 को जंप करते, हर हर आइट्रेशन में 5 को जंप करते। लेकिन हमें इस वक्त चाहिए सिर्फ एक वन लेटर चाहिए, तो हम इसको जंप कराएंगे एवरी टाइम वन। अब देखो होगा क्या। यहाँ पे पहले चेक करो, मैं यहाँ पे खोल खोल के लिख रहा हूँ, द वर्ड। जब हमने सबस्ट्रिंग यूज किया ना यहाँ पे, हुआ क्या, उसने सबसे पहले पहला पैरामीटर लिया कि भाई ये पी के अंदर है, मान लिया उसने पी के अंदर है, ओके। फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करो, टी से, जंप करो वन। अब याद रखो कि जब ये 1,1 हो रहा है ना, तो वो जंप करने का मतलब है कि वो यहां से यहां तक जा रहा है। अगर यहाँ पे जंप मैं कराऊं 2, तो वो पहली पोजीशन से उठेगा यहां तक जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा मुझे बताओ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता कि मिसाल 1,2, पहली पोजीशन से 2 जंप करो, तो इसका वो आंसर देता TH। अगर मैं कहता कि 1,3 जंप करो, तो वो टी से ई तक चला जाता, वो कहता THE। समझ रहे हो? जंप जितनी दफा हमें तो करवाओगे, क्या डब्ल्यू कह रही है? चाहिए हमें तो। हाँ, हमें हमें तो तो डब्ल्यू वो पता चाहिए है। ना। लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, हमें तो डब्ल्यू चाहिए ना। हम तो ये बात ही नहीं कर रहे, मैं जस्ट सब स्ट्रिंग को समझा रहा हूँ। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये जो स्टार्टिंग पोजीशन है ना, इसको हर आइट्रेशन में चेंज कराना है और वन टाइम जंप करना है। क्या मतलब? अब स्टार्ट लो टी से, पहली पोजीशन, फर्स्ट जंप, तो आया क्या टी। वो उसको चेक करेगा कि क्या टी जो है वो इक्वल्स टू डब्ल्यू है या नहीं है। नहीं होगा, दोबारा लूप में चलाएगा। फिर वो क्या करेगा, वो अब वो काउंटर की या स्टार्टिंग पोजीशन को 2 कर देगा। अब वो एच पे आएगा और वन जंप होगी, तो एच को ही जज करेगा कि क्या एच इक्वल्स टू डब्ल्यू है। हाँ तो ठीक है, नहीं है तो दोबारा लूप चलाएगा। फिर वो काउंटर को 3 करेगा और वन जंप करेगा, तो वो ई को चेक करेगा फिर, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे ई है, वन जंप होके ई ही आएगा। फिर वो काउंटर 4 करेगा, स्पेस जज हो रही होगी। फिर वो जब काउंटर 5 करेगा ना और वन जंप करेगा, तो उसका मतलब होगा कि काउंटर 5 का मतलब है डब्ल्यू, वन जंप यहाँ पे। उसको वो इक्वल कर देगा कि हाँ ये जो है डब्ल्यू यहाँ पे हमें मिल गया है, और फिर वो वहां पे रुक जाएगा। अब ये सारी बातें तुम लोगों को अगर समझ में आ गई है ना, तो देखो, अब मैं इसका कोड लिखता हूँ यहाँ पे। कोड कैसे लिखेंगे? हम लोग एक काउंटर चलाएंगे, और वो काउंटर असल में समझ जाओ कि वो स्टार्ट पोजीशन को जज कर, या चलो कोई काम करते हैं ना, काउंटर छोड़ो, उसको हम कहते हैं स्टार्ट ही ले लेते हैं, कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सी पोजीशन से, जो कि हर आइट्रेशन में बढ़ रही होगी। तो स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट की इनिशियल वैल्यू होगी 1, और एक उन्होंने खुद बता दिया है वेरिएबल जिसका नाम क्या है बेटा, पोजीशन। पोजीशन की इनिशियल वैल्यू क्या रखी है उन्होंने? 1 रखी है। सॉरी, पोजीशन 1 नहीं होगी, पोजीशन की स्टार्टिंग हमारे पास होगी 0 से होगी स्टार्ट। सही है, क्योंकि इंडेक्स वैल्यूज हमारे पास जो स्टार्ट होती है ना, नहीं एक मिनट, हमारे पास पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होगा यार? काउंटर हो गया 1, और स्टार्ट कहाँ से आया? स्टार्ट हमने, देखें, ये जो काउंटर वैल्यूज बढ़ रही है ना यहाँ पे, कि हम कौन से लेटर की बात अब कर रहे हैं, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये काउंटर, उसको हमने सपोज किया है कि दैट इज द काउंटर। सही है।
ये हमने सपोज किया हुआ है। हाँ, हम लोग पोजीशन को इसलिए जीरो रखेंगे क्योंकि पोजीशन के अंदर क्या चीज स्टोर होगी कि जिस तो पोजीशन सर पे, स्टार्ट, हमारा काउंटर स्टार्ट क्या है? भाई देखो, मैंने कहा कि जहां से स्टार्ट करना है मैंने स्टार्ट ले लिया, आप यहाँ पे लिख लो काउंटर। सही है, एक ही बात है, बस ये समझाना चाह रहा था, कोई टेंशन नहीं है। सही है ना, हमने काउंटर ले लिया, आप स्टार्ट ले लें, आप कुछ भी ले लें, आपकी मर्जी है। अच्छा, एक सेकंड मुझे दे दें जरा, मैं जरा टाइम चेक कर लूँ, हमारे पास कितना है, 3-4 मिनट रह गए हैं। बे यार, ये हो जाता अच्छा था। अच्छा भाई, अब देखो, ये बात समझना कि पोजीशन को हम लोगों ने पोजीशन को हम लोगों ने जीरो इसलिए किया है कि अगर तो पोजीशन के अंदर कोई भी वैल्यू जाएगी ना, तो वो तो पोजीशन को ट्रू कर देगा और हमें कोई लूप चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, सवाल में वो कह रहा है कि स्टोर द पोजीशन ऑफ क्यू, अगर मैं पोजीशन को 1 कर दूं, तो 1 का तो मतलब ये हुआ ना कि टी जो है वो 1 में स्टोर हुआ है। तो मुझे बताओ फिर वो सर्च करेगा कैसे? वो सर्च करेगा ही तब कि पोजीशन 0 होगी और उसको एक नई वैल्यू अलॉट करनी होगी जो कि काउंटर की वैल्यू असल में होगी, कि जो हमने पोजीशन को अलॉट करनी होगी। क्यों? क्योंकि काउंटर ये जज करेगा कि कौन से काउंटर पे हमें डब्ल्यू मिला है, और वो वाली जो वैल्यू है वो पोजीशन को हमने अलॉट करनी होगी। 5 पे मिला है तो 5 इसको जाएगा। लेकिन अगर पोजीशन के पास पहले से ही एक 1 वैल्यू होगी तो भाई वो तो टी उसका आंसर आ गया ना, वो तो कैसे फिर हम उसको लूप में चलाएंगे? तो इस वजह से पोजीशन स्टार्टिंग में हमारे पास क्या रखनी पड़ेगी, हमें 0। और जो काउंटर की जिस वैल्यू पे आके वो लेटर फाइंड होगा ना, वो अलॉट हम कर देंगे पोजीशन नाम के वेरिएबल को, फिर ये होगा काम। सही है भाई? अब देखो, हम लोग चलाएंगे रिपीट का लूप। रिपीट का लूप चला, उसके अंदर कंडीशन लगाते हैं हम लोग इफ की। इफ सबस्ट्रिंग, 3 पैरामीटर्स है, पहला आएगा पी, दूसरा आएगा काउंटर। क्यों काउंटर आएगा? क्योंकि काउंटर वो होगा कि जो हर आइटरेशन में अगली 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 लोकेशन को जज करेगा और 1 जंप करेगा। और इक्वल्स टू क्यू उसको चेक करना है हमने कि जो क्यू की वैल्यू है क्या उसके इक्वल है या नहीं है। सही है, अगर तो इक्वल है तो देन में आ जाओ, और देन क्या करो? अब देखो देन क्या करो, पोजीशन नाम के वेरिएबल को एक नई वैल्यू अलॉट कर दो जो कि किसकी होगी? काउंटर की। ये अभी जो कॉन्सेप्ट समझा रहा था वो यहां पे है। और इसको क्या कर दो, फिर इसको करो कि अगर तो ऐसा नहीं है तो एल्सिफ पे आ जाओ। एल्स सॉरी, एल्सिफ पे नहीं, एल्स पे आ जाओ। एल्स काउंटर इक्वल्स काउंटर +1, क्योंकि अब हमने फिर अगली लोकेशन पे देखना होगा। आखिरी चीज जो कि अंटिल की कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी बेटा? अंटिल हम लोग पोजीशन पे लगाते हैं कि भाई अंटिल पोजीशन इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जैसे ही पोजीशन की वैल्यू 0 से हट के कुछ भी और हुई तो लूप को रोक देना। इसका मतलब है कि हमें या तो वैल्यू मिल गई है, मतलब कोई भी हमें वैल्यू अलॉट कर दी गई है पोजीशन को, इसका मतलब है कि कंडीशन ट्रू हो गई है और हमें डब्ल्यू जो है वो क्यू की वैल्यू मिल गई है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो और का ऑपरेटर लगाओ बीच में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो या तो ये होगा या ये होगा कि काउंटर जो है वो ग्रेटर या इक्वल हो जाएगा लेंथ ऑफ पी के। कि अगर तो पी वाले स्ट्रिंग की टोटल लेंथ हमारे पास पूरी हो गई, यानी कि 1 से लेके 9 तक हो गया, और हमें क्यू की वैल्यू नहीं मिली, तो भी हमारा लूप